बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 192 मुलाहिज़ा फरमाएं। यकीन करो मैं तुम्हारे पैरों की जंजीर नहीं बनूंगी। इस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। और मैं वादा करती हूँ कि जब मैं ये समझूंगी कि तुम पर बोझ बन रही हूँ या तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन रही हूँ तो मैं खामोशी से अपना रास्ता बदल लूँगी और तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने कुछ कहने की बजाय उसके कपड़े भी थैले में ठूंस लिए। बिमला के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे अपने आप से अलग किया और थैला बिमला के हवाले कर दिया। वो इसमें ज़रूरत की और चीज़ें डाल ले। मैं इस कमरे से निकलकर लाउंज में आ गया। इस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे वाकई ही आराम और इलाज की ज़रूरत थी। मेरे पूरे बदन में टेसे उठ रही थी। बात करने के लिए मुंह भी पूरी तरह नहीं खुल रहा था, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा था अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर कर रहा था। मैंने कुर्सी पर बैठकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और जयपुर में ठाकुर का नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कॉल ठाकुर ही ने रिसीव की। मैंने एक दो रस्मी जुमलों के तबादले के बाद ठाकुर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। ओह, ठाकुर बोला। उसके साथ और कौन कौन लोग थे वो खुद नहीं था। मैंने जवाब दिया। मेरा ख्याल उसने ये काम किराए के गुंडों से करवाया है जिन्होंने चेहरों पर नकाब चढ़ा रखे थे। ऋषिकेश में तो ऐसा कोई दिल वाला गुंडा नहीं जो इतनी संगीन वारदात का इर्तिकाब कर सके। मेरे ख्याल में उसने हरी दीवार या देहरादून से उन गुंडों की खिदमत हासिल की होंगी और हो सकता है वो इस वक्त खुद हरी दीवार या देहरादून में बैठा रहा हो। बहरहाल मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। इस मौके पर ठाकुर ने कुछ कहना चाहा मगर मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तुम कुछ मत बोलो ठाकुर, तुम्हारी कोई बात मैं नहीं मानूंगा। अलबत्ता तुम्हें मेरे जाने के बाद यहाँ एक दो काम करने होंगे, मैंने कहा और फिर उसे समझाने लगा कि उसे क्या करना है। मैंने उसे यह भी बता दिया कि बिमला मेरे साथ जा रही है। मैं भी फोन पर बातें कर रहा था कि प्रॉपर्टी एजेंट रोशन लाल पहुंच गया। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और फिर फोन पर ठाकुर को उसके बारे में बताने लगा और फिर मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे साथ पेश आने वाले वाकये की खबर इस वक्त पूरे शहर में फैल गई थी। रोशन लाल ने इस मौके पर तासुफ का इजहार किया। गाड़ी ले आए। मैंने मौजू बदलकर सवालिया निगाहों से उसे देखा। हाँ, उसने जवाब दिया। गाड़ी देखने में अगरचे पुरानी लगती है लेकिन इसका इंजन बेहतरीन हालत में है। पहाड़ी रास्तों पर भी बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। टैंकी फुल करवा दी है। इसके अलावा डिक्की में पेट्रोल से भरे हुए 5-5 गैलन वाले 3 कैन भी रखवा दिए। पानी का मशकीज़ा और कुछ खाने पीने की अशिया भी पिछली सीट पर रखवा दी हैं। तुम्हें रास्ते में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। शुक्रिया रोशन लाल, मैंने कहा। मैंने जयपुर में अपने दोस्त से कह दिया है, वो चंद रोज़ में यहाँ आएगा। अगर एक हफ्ते तक मैं वापस ना आया तो इस बंगले, कार और तुम्हारी गाड़ी का हिसाब कर देगा। एहतियातन तुम भी उसका फ़ोन नंबर लिख लो। मैंने उसे ठाकुर का फ़ोन नंबर लिखवा दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मैंने उनमें से एक कार का नंबर देखा था। उसके साथ DN के हुरूफ लिखे हुए थे। क्या तुम बता सकते हो कि ये सीरियल नंबर कहाँ का है? ये तो देहरादून का नंबर है, उसने कहा। मेरा भी यही ख्याल था, मैंने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मगर किस्सा क्या था? कौन लोग थे वो? रोशन ने पूछा। वो भी उठकर खड़ा हो गया। लंबी कहानी है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। जिंदा रहा और वापस आ गया तो जरूर बताऊंगा। वैसे क्या तुम बता सकते हो कि वो लोग किस तरफ गए होंगे? सुनने में तो यही आया था कि वो लोग हरी दीवार की तरफ फरार हुए थे। लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर लिया था कि उनका पीछा किया जाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस ऐसे मौकों पर कोई कार्रवाई नहीं करती और ऐसी संगीन वारदातें पुलिस के ताउन के बगैर की भी नहीं जा सकती, मैंने कहा। आम लोगों का भी यही ख्याल है कि ये कार्रवाई करने से पहले पुलिस को रिश्वत खिला दिया गया था ताकि वो मुदाखलत ना करे, रोशन लाल ने कहा। और वैसे भी यहाँ के थाने का इंचार्ज बहुत हरामी आदमी है। शुक्रिया रोशन लाल जी, मैंने कहा। इस बंगले की चाबी मैं आपको देकर जा रहा हूँ। ठाकुर बालू सिंह आ जाए तो उससे सारा हिसाब कर लीजिएगा। आप उनके पीछे जा रहे हैं? रोशन के लहजे में हैरत थी। आपकी अपनी हालत अच्छी नहीं, वैसे भी शाम का अंधेरा छा रहा है। रात के वक्त इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर सफर करना खुदकशी के मुतरादिफ है। पहले ही बहुत वक्त जाया हो चुका है, मैंने कहा। इससे पहले कि मेरे और उनके दरमियान वक्त की खलीज मजीद वसी हो जाए, मैं उन तक पहुंच जाना चाहता हूँ। मैंने बिमला को इशारा किया। वो थैला उठाकर बाहर निकल गई। मैंने बत्तियां बुझाकर दरवाजा बंद कर दिया और चाबी रोशन के हवाले कर दी। गेट पर निवाली मुहाफिज मौजूद थे। आप इन सब का हिसाब कर दीजिए रोशन लाल जी। अगर आप मुनासिब समझे तो एक आदमी की ड्यूटी यहाँ लगाए रखें, घर की हिफाजत होती रहेगी, मैंने कहा। मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, अब चिंता ना करें, रोशन लाल ने कहा। गाड़ी गेट के सामने मौजूद थी। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। रोशन लाल ने बताया कि गाड़ी के कागजात भी डैशबोर्ड में रखे हुए हैं। बिमला ने थैला पिछली सीट पर डाल दिया और आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैंने रोशन लाल से हाथ मिलाए और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चाबी घुमाती इंजन स्टार्ट हो गया। इसकी हमवार आवाज से भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि इंजन वाकई बेहतरीन हालत में था। मैंने रोशन लाल की तरफ देखकर हाथ हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शहर की दूर से निकलते ही मैंने रफ्तार बढ़ा दी। पहाड़ियों में बल खाते हुए दूसरे ही मोड़ पर सामने से आने वाली बस को देखकर मैंने रफ्तार कम करके कार को बिल्कुल साइड पर ले लिया। ये हरी दीवार की तरफ से आने वाली आखिरी बस थी जो 7 बजे ऋषिकेश के अड्डे पर पहुंच जाती।
शाम का अंधेरा फैलने के बाद इन पहाड़ी रास्तों पर सफर करना नहायत खतरनाक था, इसलिए शाम के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता था। हमारी तरह किसी मजबूरी के तहत सफर करना और बात थी। अंधेरा गहरा हो गया था। मैंने हेडलाइट्स जला ली थी। अंधेरे में चकराती हुई हेडलैम्प्स की रोशनी बड़ा पूरी इसरार तासर दे रही थी। मैं बहुत मोहतात होकर ड्राइव कर रहा था। बिमला अपनी सीट पर सुकड़ी हुई बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ के हल्के से तासरात थे। हम 8:30 बजे के करीब हरिद्वार शहर के नवा में पहुंच गए। लंबे सड़क चौंगी नाके पर मुझे कार रोक लेनी पड़ी। सड़क पर बैरियर लगा हुआ था। कार रुकती सड़क के किनारे पर बनी हुई कोठरी से एक आदमी निकलकर सामने आ गया। मैंने कार के अंदर की बत्ती चला दी। उसने करीब आकर पहले हमें फिर कार की पिछली सीट पर देखा और आगे जाकर सड़क पर तनी हुई लोहे की जंजीर गिरा दी। मैंने कार आगे बढ़ा दी और फिर अचानक ही एक और ख्याल के तहत उस शख्स के करीब पहुंचकर मैंने कार रोक ली। ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ आने वाला यही एक वाहिद रास्ता था और चोंगी के बैरियर की वजह से हर गाड़ी को यहाँ रुकना पड़ता था। ये शख्स अगर शाम से पहले भी यहाँ ड्यूटी पर था तो इसने उन लोगों को यहाँ से गुजरते हुए जरूर देखा होगा। सुनो, मैंने उस शख्स को मुखातिब किया, तुम कितने बजे से यहाँ ड्यूटी पर हो? मैं तो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी पर रहता हूँ सरकार, उसने जवाब दिया। दोपहर 3 बजे के बाद ऋषिकेश की तरफ से 2 कारें इस तरफ आई थी। उनमें 2 आदमियों के साथ 2 औरतें भी थी। एक कार का नंबर मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्या? तुम मुझे किसी कार का नंबर तो याद नहीं है सरकार, मगर उन औरतों को मैंने देखा है, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। मुझे इसलिए याद है कि उनमें से एक कार में राधन बैठा हुआ था और उसने बताया था कि दोनों औरतें बीमार हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ओह, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने एक आदमी का नाम लिया था जिसका मतलब था कि वो उसे जानता था। राधन कौन है, कहाँ रहता है? मैंने पूछा। राधन को तो सारा शहर जानता है सरकार, वो इधर का दादा है, उस शख्स ने जवाब दिया। वो सरायदारों और गेस्ट हाउस वालों से भत्ता लेता है। उसकी मंजूरी के बगैर कोई यहाँ धंधा नहीं कर सकता। मैंने सोनी और शुभा को ये बताकर पूछा तो उसने तस्दीक कर दी कि उन कारों में यही 2 औरतें थी जो बेहोश पड़ी हुई थी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। उन दोनों को यकीनन बेहोश करके रखा गया होगा। मैंने बिमला के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी सनसनी के तासरात उभर आए। मैंने चोंगी मुहर्रर का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अच्छा ये हुआ कि मैंने चोंगी मुहर्रर से पूछ लिया। इस तरह हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई थी। कम से कम एक का सुराग तो मिल गया था। चोंगी मुहर्रर के कहने के मुताबिक राधन यहाँ का मशहूर बदमाश था। इस जैसे शख्स का ठिकाना मालूम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर वो ना भी मिला तो उसके किसी गुर्गे से ये तो मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। राधन काबू आ जाए तो उससे देशमुख का पता मालूम किया जा सकता था। बाजारों में रौनक थी। मैंने कार एक गली में मोड़ के ऐसी जगह पर खड़ी कर दी जहाँ किसी कदर अंधेरा था और ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त भी नहीं थी। सामने बाजार था, उस तरफ अलबत्ता खासी रौनक थी। हमने दोपहर को होटल में खाना खाया था और तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रहे थे कि रास्ते में ये सानिया पेश आ गया। मैंने बिमला की तरफ देखते हुए कहा, तुमने दोपहर को भी खाना नहीं खाया था और अब 9 बज रहे हैं। तुम यही कार में बैठी रहो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मन नहीं जा रहा। वैसे खाने पीने का सामान तो पीछे भी रखा हुआ है, बिमला ने कहा। ओह, उसे तो मैं भूल ही गया था, मैंने कहा और सीट के ऊपर से झुककर पिछली सीट पर पड़ी हुई पोटली उठा ली। प्लास्टिक का ढकने वाला बाउल था जिसमें पूरी मुर्गी रोस्ट की हुई थी। उसके साथ 4-5 तंदूरी नान थे। पिछली सीट पर एक तकोन वाली टोकरी भी रखी हुई थी, उसमें फल वगैरह रखे हुए थे। मुझे समझने में देर न लगी कि रोशन लाल ने रोस्टेड चिकन और नान किसी होटल से खरीद कर पैक करवाए थे। हम कारी में बैठे खाना खाते रहे। जबड़े और रुखसार की हड्डी पर सूजन की वजह से मुझे नवाला चबाने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन पेट में कुछ न कुछ ईंधन डालना जरूरी था। तकरीबन 1.5 घंटा ड्राइविंग सीट पर सीधा बैठे रहने से मेरी कमर तख्ते की तरह अकड़ गई थी और पूरा जिस्म दुख रहा था। लेकिन मैंने भी कसम खाई थी कि उस वक्त तक आराम नहीं करूंगा जब तक सोनिया और शुभा को छुड़ाकर देशमुख का मुखड़ा ना बिगाड़ दूं। खाने के बाद मैं करीबी होटल से चाय ले आया। चाय पीने के बाद ही हवास कुछ बहाल हुए थे। हरिद्वार मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं कई रोज यहाँ रह चुका था। तकरीबन तमाम रास्ते मेरे देखे पाले थे। मैं कार स्टार्ट करके पिछली सड़क पर ले आया जहाँ ट्रैफिक बहुत कम था और मैंने कार की रफ्तार भी कम रखी थी। मैं शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए उस तरफ निकल आया जहाँ जरा आगे बिमला और ठाकुर वगैरह के साथ काटी में ठहरा था। उस तरफ एक गेस्ट हाउस है। बिमला ने एक तरफ जेली सड़क की तरफ इशारा किया। वो शायद समझ गई थी कि मुझे किस चीज की तलाश है। मैंने कार उसी सड़क पर घुमा दी और तकरीबन 200 गज आगे जाकर नारायण गेस्ट हाउस के सामने कार रोक ली। खासा बड़ा गेस्ट हाउस था। गेट पर और अंदर लान में रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी। मैं बिमला को कार में बैठे रहने का इशारा करके नीचे उतर आया और नपे तुले कदम उठाते हुए गेट में दाखिल हो गया। लान एक भयानक ओपन एयर रेस्टोरेंट का मंजिर पेश कर रहा था। मैं बजरी वाली रवश पर चलते हुए इमारत में दाखिल हो गया। बरामदे से अंदर दाखिल होते ही कुशादा रायदारी थी जहाँ इस्तकबालिया काउंटर बना हुआ था। उससे आगे हाल था। उस हाल में भी खासी रौनक नजर आ रही थी। काउंटर के पीछे एक अधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। नक्शो निगार बता रहे थे कि वो जवानी में बड़ी हसीन रही होगी। मैं काउंटर के सामने रुक गया। उस औरत ने मेरी तरफ देखा। होंठों पर कारोबारी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मेरा उलिया देखकर वो चौंके बगैर ना रह सकी। सॉरी सर, वो बोली, अगर आपको कमरे की जरूरत है तो मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकूंगी। अलबत्ता कल एक कमरा खाली होने वाला है। अगर आप मुझे कमरा नहीं चाहिए। मैंने उसकी बात पूरी होने नहीं दी।
मुझे एक आदमी की तलाश है और मैं जानता हूँ कि तुम उसके बारे में मुझे बता सकती हो। कौन? उसने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। किसको पूछ रहे हो? राधन, मैंने जवाब दिया। ये नाम सुनते उसका चेहरा धुआं हो गया। वो एक बार फिर मुझे घूर कर देखने लगी। सॉरी सर, मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। देखो मैडम, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मैंने कहा था ना कि तुम उसे जानती हो। वो तुमसे बत्ता वसूल करता है। अगर तुम मुझे इसके बारे में बता दो तो मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊंगा, और दूसरी सूरत में तुम्हारा ये खूबसूरत गेस्ट हाउस सुबह तक खंडर बन जाएगा। उसका चेहरा एक बार फिर धुआं हो गया। तुम उसको क्यों पूछ रहे हो? क्यों मिलना चाहते हो उससे? उसने पूछा। मेरा ये चेहरा देख रही हो? मैंने उंगली से इशारा किया। मेरे जिस्म पर और भी ऐसे बहुत से निशान हैं और मैं राधन से इनका हिसाब चुकाना चाहता हूँ। लगता है तुम पहले ही उससे बहुत नुकसान उठा चुकी हो, वो बोली। राधन बहुत खतरनाक आदमी है। उसका तजुर्बा तुम्हें हो चुका है। बेहतर है मजीद पंगा मत लो और जहाँ से आए हो खामोशी से वापस चले जाओ। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया, मैंने कहा। उसका पता बता रही हो या? 1 मिनट। उसने हाथ उठा दिया। चलने में मोहतात निगाहों से इधर उधर देखती रही, फिर राजदाराना लहजे में बोली। मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगी, लेकिन इत्मीनान रखो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मैंने उसकी बात काट दी। पार्वती आश्रम। वो एक बार फिर मोहतात निगाहों से इधर उधर देखने लगी। उसने 1 साल से पार्वती आश्रम पर कब्जा जमा रखा है। वो वहीं रहता है। और ये पार्वती आश्रम कहाँ है? मैंने पूछा। गांधी मार्ग के आखिर में दरख्तों में घिरा हुआ एक मकान है। 3-4 कमरों का होगा, उसने बताया। चंद साल पहले ये मकान एक दौलतमंद आदमी ने खरीद कर अपनी स्वर्गवासी पत्नी के नाम पर आश्रम बनाया था, लेकिन 1 साल पहले न जाने किस तरह राधन ने उस पर कब्जा कर लिया। वो आश्रम उसके तसर्रुफ में है और 1-2 गुर्गे उसके साथ रहते हैं। शुक्रिया श्रीमती जी, मैंने कहा। लेकिन अगर तुमने उसे मेरे बारे में इतला देने की कोशिश की तो? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, वो जल्दी से बोली। वैसे तुम मुझे शक्ल और सूरत और गुफ्तगू से शरीफ आदमी लगते हो। बेहतर है उस जैसे आरामी आदमी से छेड़छाड़ करने की बजाय वापस चले जाओ। शुक्रिया। मैंने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर बाहर निकल आया। मुझे यकीन था कि गेस्ट हाउस की मालिक ये औरत राधन को मेरे बारे में इतला नहीं देगी। गुंडों से हर कोई परेशान रहता है, हर शख्स उनसे दूर ही रहना पसंद करता है। बिमला कार में बैठी बेचैनी से पैरों बदल रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई। मैंने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ मालूम हुआ? बिमला ने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा। राधन गांधी मार्ग के एक आश्रम में रहता है, मैंने जवाब दिया, और फिर उसे उस औरत से हासिल होने वाली मालूमात से आगाह करने लगा। गांधी मार्ग का इलाका मेरा देखा हुआ था। मैं चित्रा प्रीतम के साथ कई मरतबा इस तरफ आ चुका था। वहीं से एक रास्ता गंगोत्री की तरफ भी जाता था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। ये इलाका गुंजान आबादी से हटकर था और यहाँ ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त भी नहीं थी। पार्वती आश्रम तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। दरख्तों में घिरा हुआ ये मकान भी आबादी से काफी हटकर था। मैंने कार को मकान से दूर दरख्तों के नीचे रोक कर इंजन बंद करके बत्तियां बुझा दी। बिमला भी मेरे साथ जाने को तैयार थी, लेकिन मैंने उसे वहीं रोक दिया और थैले में से देशमुख वाला पिस्तौल निकाल कर उसके हाथ में थमाते हुए बोला, अगर मैं 15-20 मिनट तक मकान से बाहर ना आऊं या तुम कोई गड़बड़ महसूस करो तो अंदर आ जाना, और कोई भी मुजाहमत करने की कोशिश करे तो बेदरीग गोली मार देना। मैं कार से उतरकर दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ गया, जहां उस मकान की बाज खिड़कियों से मदम सी रोशनी झलकती हुई नजर आ रही थी। ये मकान 2 मंजिला था और ऊपर की 1-2 खिड़कियों में भी रोशनी दिखाई दे रही थी। मकान का गेट खासा बड़ा था। उसके पैरों में एक छोटा सा दरवाजा भी था। गेट और दरवाजा दोनों बंद थे। मैंने झुरी में से झांक कर देखा। सेन में तारीकी थी, लेकिन दाईं तरफ किसी जगह हल्की सी रोशनी की झलक नजर आ रही थी। मैं गेट पर चढ़कर अंदर दाखिल होने के बारे में सोच रहा था कि सेहन में कदमों की चाप सुनाई दी। ब्याड़ में खड़ा हो गया। वो आवाज छोटे दरवाजे के करीब आकर रुक गई और फिर अंदर से दरवाजे का आहिनी बोल्ट हटाए जाने की आवाज सुनाई दी। चंद सेकंड बाद दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। मैं उस आदमी पर झपट पड़ा। मेरे एक हाथ उसके मुंह पर था और दूसरे हाथ से मैं उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था कि वो तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकल गया। उसके साथ उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो एकदम गड़बड़ा गया था, लेकिन फौरन ही संभल गया। मगर इससे पहले कि वो अपने दिफा में या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करता या मुंह से कोई आवाज निकालता, मैं उकाब की तरह उस पर झपटा और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरा एक हाथ उसके मुंह पर जम गया था ताकि वो चीख ना सके। उसकी गर्दन मेरे सीधे बाजू की लपेट में थी। वो बुरी तरह मचल रहा था। मैं उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाने लगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। यह अंदेशा भी था कि उसका कोई और साथी ना आ जाए। मैं उसकी गर्दन को दबाव देता रहा। वो मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए मछली की तरह तड़प रहा था, लेकिन मेरी ये गिरफ्त ऐसी नहीं थी जिससे कोई छुटकारा मिल सकता था। मैंने उसकी गर्दन को एक और जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज उभरी, गर्दन की हड्डी टूट गई। मैंने 1-2 और झटके दिए। वो मेरे हाथों में बुरी तरह मचल रहा था। मैं उसे घसीटते हुए गेट से दूर ले गया और दरख्तों के नीचे छोड़ दिया। उसके हल्क से खरखराट की अजीब सी आवाजें निकल रही थी। वजीबा होते हुए बकरे की तरह तड़प रहा था। मैंने उसे उसी हालत में छोड़ दिया और मकान के दरवाजे की तरफ लपका। मेरी हालत भी अच्छी नहीं थी, जिसम पूरी तरह दुख रहा था, लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं था कि मैं अपनी तकलीफ के बारे में सोचता रहता।
मैं गेट में दाखिल होकर एक लम्हे को रुका और फिर सेन पार करते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा जहाँ रोशनी दिखाई दे रही थी। अभी मैं चंद कदम दूर ही था कि दरवाजा खुला और मैं पूरी तरह कमरे से आने वाली रोशनी में नहा गया। कमरे से बरामद होने वाला आदमी मुझे देखकर एक झटके से रुक गया। ए, कौन हो तुम? उस दराज गामद शख्स ने ये कहने के साथ ही अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका हाथ जेब तक नहीं पहुंचने दिया। मैं खड़े खड़े अपनी जगह से उछला और उसके ऊपर जा गिरा। हम दोनों दरवाजे से टकराकर कमरे के अंदर गिरे। मुझे अंदाजे की जरा सी गलती हुई थी, जिसके नतीजे में मैं गिरते हुए उस शख्स के नीचे दब गया। उस शख्स ने बड़ी तेजी से मेरे मजरूब जबड़े पर 2-3 घूंसे जड़ दिए। मेरा दिमाग झुंझुना उठा, लेकिन मैंने उसे मजीद मौका नहीं दिया और बाएं हाथ की हथेली पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर दे मारी। वो बिल बिला उठा। उसकी नाक से खून बह निकला, लेकिन मुझे मौका मिल गया। मैंने उसे अपने ऊपर से एक तरफ गिरा दिया और उसके सीने पर सवार होकर उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा, लेकिन मैं ज्यादा देर तक अपने हमले जारी नहीं रख सका। उसने मुझे पैरों पर उठाकर पीछे उछाल दिया और संभल कर मेरे ऊपर छलांग लगा दी, लेकिन मैंने अपने आप को उसकी जद से बचा लिया और बड़ी फुर्ती से पलट कर उसकी गर्दन को बाजू की लपेट में ले लिया। उसने दोनों हाथ मेरी कलाई पर जमा दी और गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये मेरा पसंदीदा दाव था और मेरा कोई हरीफ आज तक इससे बच नहीं सका था। राधन कहाँ है? मैंने उसकी गर्दन पर दबाव डालते हुए कहा। जल्दी बताओ वरना गर्दन तोड़ दूंगा। वो ऊपर है। उसके हल्के से पंसी सी आवाज निकली। तुम यहाँ बचकर नहीं जा सकोगे। वो हरामजादा कहाँ है? देशमुख। मैंने दूसरा सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। राधन के साथ और कौन है? मैंने पूछा। वो लोडिया। गर्दन पर मेरे बाजू के दबाव की वजह से आवाज उसके हल्क में फंस रही थी। और कौन है? कोई नहीं, उसने जवाब दिया। मैं उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाने लगा। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश के साथ बुरी तरह लाते चला रहा था और उसकी गर्दन पर मेरा दबाव बढ़ता गया और फिर मैंने जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज उभरी और मैंने दबाव कुछ और बढ़ा दिया। उसके हल्क से खड़खड़ाहट की आवाजें निकल रही थी। आंखें हल्कों से उबल पड़ी थी और जबान बाहर निकल आई थी। मैंने उसे छोड़ दिया। वो बुरी तरह तड़प रहा था। मैं उसके मरने का इंतजार करने के लिए वहां रुका नहीं। कमरे से निकलकर मैं इधर उधर देखने लगा और फिर बरामदे की दूसरी तरफ ऊपर जाने की सीढ़ियां नजर आ गई। मैं दौड़ती हुई सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। ऊपर भी 3-4 कमरे थे। 2 कमरों में रोशनी हो रही थी। एक कमरे का दरवाजा अध खुला था। मैंने अंदर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं तेजी से दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे का दरवाजा बंद था और नीचे से रोशनी झलक रही थी। मैंने हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने की होल से झांकने की कोशिश की, मगर अंदर कुछ नजर नहीं आया और फिर मैं सीधा होकर जोर जोर से दरवाजा धड़धड़ाने लगा। कौन है बे? क्या हुआ? अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो दादा, पुलिस ने घेरा डाल दिया है, मैंने चीखते हुए कहा। मेरा ये अरबा कामयाब रहा। अंदर से ये पूछना जरूरी नहीं समझा गया था कि मैं कौन हूँ। चंद सेकंड बाद दरवाजा एक झटके से खुला। उसके साथ ही मेरा घूंसा उस शख्स के मुंह पर पड़ा जिसने दरवाजा खोलते ही बाहर आने की कोशिश की थी। वो चीखते हुए लड़खड़ा कर पीछे हटा। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर उसके जबड़े पर एक और जोरदार घूंसा जमा दिया। इस मर्तबा वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और पुश्त के बल गिर गया। मैंने बड़ी फुर्ती से झुककर अपनी पिल्ली पर बंधा हुआ खंजर निकाल लिया, लेकिन वो मेरे हमले से पहले ही उठकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ तक पहुंच गए। उसके हल्क से बेड़िए की सी गुर्राहट निकली। राधन के डेरे पर आकर कोई जिंदा वापस नहीं गया। तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ ले आई है। मौत किसकी आई है ये फैसला होने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, मैंने जवाब दिया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये बता दो कि देशमुख कहाँ है और वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं। देशमुख शोभा को लेकर अल्मोड़ा चला गया है। दूसरी लड़की उसने मुझे दान कर दी थी। वो साली तो बड़ी ठुंस निकली, बेहोश हो गई है। अब तुम आ गए हो तो अपनी आंखों से देख लेना उसका क्या हशर होता है। रामू चंदर इधर आओ, शिकार आया है। कोई नहीं आएगा राधन, मैंने कहा। वो लोग खुद शिकार हो चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। राधन का चेहरा धुआं हो गया। उसने इधर उधर देखा और अंदर वाले दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं दरवाजे से टकरा गया। दरवाजे की टक्कर से वो पीछे गिर गया। मैंने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन मेरा पैर फर्श पर बिछी हुई दरी में उलझ गया। मैंने संभलने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका और लड़खड़ा कर एक कुर्सी से टकराया और कुर्सी समेत दूसरी तरफ उलट गया। खंजर भी मेरे हाथ से निकल कर गिर गया। राधन ने लपक कर मेरा खंजर उठा लिया और मुझ पर हमला आवर हुआ, लेकिन मैं उससे पहले ही संभल चुका था। उसका वार मैंने हाथ पर रोका और उसकी कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई। मैंने उसका दूसरा हाथ भी गिरफ्त में ले लिया और उसे पीछे धकेलने लगा। इसी दौरान में मेरी नजरें पलंग की तरफ उठ गई, जहां सोनिया बेहोश पड़ी थी। उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। मैं राधन को धकेलते हुए पीछे ले गया और फिर अचानक ही उसने मेरी टांग में अड़ूंगा लगा दिया। मैं लड़खड़ाकर पुश्त के बल सोनिया वाले बेड पर गिरा। राधन की कलाई भी मेरे हाथ से छूट गई थी। राधन ने खंजर वाला हाथ ऊपर उठाकर हमला किया। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। मैं तो इस हमले से बच गया, लेकिन राधन का खंजर बेड पर बेसुध पड़ी हुई सोनिया के सीने में दस्ते तक महफूज हो गया। मैं फटी फटी सी नजरों से सोनिया को देख रहा था, जिसके सीने से खून का फुहारा उबल पड़ा था।
अगर मैं खंजर के वार से बचने के लिए लोट ना लगाता और उस वार को रोकने की कोशिश करता तो ये सूरत हाल ना होती, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। सोनिया बेहोश थी, लेकिन खंजर सीने में पेवस्त हुआ तो उसके जिस्म को जोरदार झटका लगा था। उसके सीने से बहता हुआ खून देखकर मेरी आंखों में वहशत सी भर गई। राधन के चेहरे पर भी एक लम्हे को अजीब से तासरात हुए। उसे भी शायद इस बात पर अचंभा हुआ कि उसके खंजर ने मेरे बजाय सोनिया को शिकार कर लिया था, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। उसे शायद इस बात की परवाह नहीं थी कि खंजर किसके जिस्म में महफूज हुआ था। जाहिर है उसे सोनिया से भी कोई हमदर्दी नहीं थी। राधन ने बड़ी फुर्ती से खंजर खींच लिया। उसके साथ ही खून का फुआरा सोनिया के सीने से बह निकला। मैं लूट लगाकर सोनिया की टांगों पर आ गया। उसके सीने से बहता खून देखकर एक लम्हे को मेरे आवाज मेरे काबू से बाहर हो गए। राधन ने दूसरा वार किया। इस मर्तबा भी उसका निशाना मैं ही था, लेकिन अब मैं अपने हवास पर काबू पा चुका था। मैंने बड़ी फुर्ती से उसका वार रोका और उसकी कलाई को मरोड़ने लगा। उस कमबख्त में बेपनाह ताकत भरी हुई थी। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। वो खंजर को मेरे सीने में पेवुस करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। एक हल्के से झटके से खंजर का रुख बदल गया और अब उसकी नोक मेरी शाहरग को छूने की कोशिश कर रही थी। मेरी पुश सोनिया की टांगों पर टिकी हुई थी और मेरी दोनों टांगे बेड से नीचे लटकी हुई थी। राधन मेरे ऊपर इस तरह चढ़ा हुआ था कि मेरी टांगे उसके नीचे दब गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक टांग समेट कर उसकी टांगों के बीच घुटने से ठोकर लगाई, लेकिन ये ठोकर ज्यादा मौसर साबित नहीं हुई। उसके बरक्स राधन को मजीद ताकत आजमाने का मौका मिल गया। खंजर की नोक अब मेरे नरखरे से सिर्फ 1.5-2 इंच के फासले पर रह गई थी। राधन के हाथ का हल्का सा झटका मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकता था। मैंने दूसरे हाथ की हथेली से उसके मुंह पर जरब लगाई। मेरा ये वार कार कर रहा। मैंने दोबारा यही अरबा आजमाया। उसने बचने के लिए सर को पीछे की तरफ झटका दिया। इस तरह उसके खंजर वाले हाथ का दबाव कम हो गया और मुझे मौका मिल गया। मैंने एक जोरदार झटके से उसका बाजू मोड़ दिया। उसके साथ ही घुटना समेट कर उसकी टांगों के बीच में एक और जरब लगाई। ये वार भी कारगर साबित हुआ और वो उछलकर सोनिया के सीने पर गिरा। उसके हाथ में पकड़े हुए खंजर की नोक एक बार फिर सोनिया के सीने में महफूज हो गई। सोनिया के जिस्म को मुसलसल झटके लग रहे थे। मैंने बड़ी फुर्ती से लूट लगाकर राधन का खंजर वाला हाथ मोड़ दिया। खंजर एक झटके से अपनी जगह से हटा तो सोनिया के सीने से खून की एक और धार बह निकली। सोनिया के बदन से बहता खून देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने उसका बाजू मोड़कर उसकी पुछ से लगा दिया और अंगूठे का नाखून उसकी कलाई की नस में महफूज कर दिया। राधन आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को समेट रहा था और फिर अचानक उसने एक और जोरदार झटका लेकर मुझे गिराने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। उसके बरक्स मुझे मौका मिल गया और मैंने उसकी टांगों को पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो उल्टी कलाबाजी खाता हुआ बेड के दूसरी तरफ जा गिरा। खंजर उसके हाथ से निकलकर बेड पर गिर गया। मैं भी एक झटके से उठ गया। सोनिया के सीने पर 2 जगहों से खून बह रहा था और उसके जिस्म को हल्के हल्के झटके लग रहे थे। उसने एक आखिरी झटका लिया और साकत हो गई। मैं इस वक्त एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। रगों में खून खोल रहा था और सीने में जैसे आग सी भर गई थी। मैंने राधन पर छलांग लगा दी। वो संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मुझ पर जुनून तारी हो गया था। मैंने राधन पर गूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी और उसे बेड के दूसरी तरफ खुली जगह पर ले आया। राधन संभलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। एक मरतबा उसने बाहर भागने की कोशिश भी की थी। मैंने उस पर छलांग लगा दी। उसकी टांग मेरी गिरफ्त में आ गई। वो मुंह के बल कुर्सी पर गिरा। उसका मुंह कुर्सी के हत्थे से टकराया और वो बेइख्तियार चीख उठा। मैंने उसे एक बार फिर गूंसों और ठोकरों पर रख लिया। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। वो हर मर्तबा अपने आप को छुड़ाकर बाहर भागने की कोशिश करता, मगर मैं उसे पकड़ लेता। वो अपने गुर्गों के नाम लेकर चीख रहा था, उन्हें मदद के लिए पुकार रहा था। राधन इस शहर का बहुत बड़ा बदमाश था। यहाँ का दादा था। शहर के सारे गेस्ट हाउसेज से भत्ता लिया करता था। इसकी इजाजत के बगैर यहाँ कोई शरीफ आदमी काम धंधा नहीं कर सकता था। लोग इसके नाम से कांपते थे, लेकिन इसकी सारी बदमाशी और दादागिरी नाक के राह से निकल गई थी और वो मदद के लिए अपने गुर्गों को पुकार रहा था। एक मौके पर उसका दाव चल गया और मैं उसके काबू में आ गया। उसने मेरे जबड़े पर एक गोंसा भी लगा दिया। मेरा दिमाग झुंझुना उठा, लेकिन मैंने उसे दूसरा वार करने का मौका नहीं दिया और उसे बालों से पकड़कर उसका सर जोर जोर से टकराने लगा। उसका सर फट गया। हर टक्कर पर उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल जाती। राधन ने घुटने से मेरी टांगों के बीच ठोकर लगाई। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसने मौका पाकर एक तरफ छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था कि वो एक बार फिर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मर्तबा उसने बेड की तरफ छलांग लगाई थी, जहां सोनिया के बरना जिस्म के करीब खंजर पड़ा हुआ था। राधन खंजर उठाकर बड़ी तेजी से मेरी तरफ पलटा। अगर मैं गाफिल होता तो खंजर मेरे सीने में महफूज हो चुका होता, लेकिन मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया और वो अपनी ही झोंक में आगे निकलकर दीवार से टकरा गया। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर दबोच लिया। मैं अपने दोनों बाजू उसकी बगलों के नीचे से निकालकर हाथ उसकी गर्दन पर ले आया और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली। इस तरह उसकी गर्दन मेरे शिकंजे में आ गई और उसके दोनों बाजू भी मेरे दाव की गिरफ्त में थे। मैंने एक हल्का सा झटका दिया। उसकी गर्दन और कंधों पर दबाव पड़ा। खंजर उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गया। मैंने एक और झटका देकर उसकी गर्दन छोड़ दी। वो मुंह के बल नीचे गिरा। उसने एक बार फिर खंजर की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन उससे पहले खंजर मेरे हाथ में आ गया था।
उसी लम्हे बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी। उसके साथ ही किसी के दौड़ने की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। वो राधनी का कोई आदमी था जो कमरे में दाखिल होकर खंजर ताने मुझ पर हमलावर हो रहा था। लेकिन उसी लम्हे फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही उस आदमी की चीख भी सुनाई थी। वो खड़े खड़े कटे हुए दरख्त की तरह लहराया और ढेर हो गया। उसकी पुष्ट पर बाईं तरफ से खून की धार बह निकली थी। वो बिमला थी जो पिस्तौल हाथ में लिए दरवाजे में खड़ी थी और फिर उसकी नजर जैसी बेड पर पड़ी हुई सोनिया पर पड़ी, वो चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी। राधन ने इस मौके से फायदा उठाकर एक बार फिर भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने दरवाजे के करीब उसे दबोच लिया और उसे नीचे गिराकर उसके सीने पर सवार हो गया। उसका खून आलूद चेहरा बहुत भयानक मंजर पेश कर रहा था। मैंने खंजर की नोक उसके नरखरे पर रख दी। वो हरामी देशमुख शोभा को लेकर कहाँ गया है, सच बताओ वरना तुम्हारा गला काट दूंगा। मैंने उसके नरखरे पर खंजर का हल्का सा दबाव डाला। अलमुरा, उसके हल्क से बमुश्किल ये आवाज निकली थी। अलमुरा किस जगह? मैंने एक और सवाल किया। शहर के शमाल में 20 मील के फासले पर खटामल जागेश दरी मंदिर से जरा हटकर आबशार के करीब थोड़े थोड़े फासले पर कई हट बने हुए हैं। उनमें सुर्ख छत और नीली दीवारों वाला हट देशमुख की मलकियत है। वो हर साल छुट्टियां मनाने के लिए वहां जाता है। नैनीताल में भी उसका एक हट है, कभी वहां भी चला जाता है। तुम उसे कब से जानते हो? मैंने पूछा। बहुत अरसे से, राधन ने जवाब दिया। कभी वो राजस्थान से किसी लड़की को साथ लेकर आता था और कभी मैं उसे लड़कियां सप्लाई करता था। यहाँ हरिद्वार में लड़कियों की कमी नहीं। मुल्क के कोने कोने से यात्री यहाँ आते हैं। उनमें खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं। ऐसी जगहों पर किसी लड़की को उठाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इस मामले में मंदिरों के पंडित भी हमारे बहुत काम आते हैं। लड़कियों को उठाकर नैनीताल या अल्मोड़ा जहाँ देशमुख होता है पहुंचा दिया जाता है। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला। इस मर्तबा देशमुख वक्त से पहले आ गया था। उसने बताया कि इस मर्तबा ऋषिकेश से एक औरत को उठाना है। इस मकसद के लिए उसने मुझे 50,000 रुपए दिए थे। तुम्हारी वजह से हमें खासी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन देशमुख की मतलूबा औरत के साथ ये लड़की भी हमारे हाथ लग गई। उसने बेड की तरफ देखा। देशमुख किसी हसीन लड़की को नहीं छोड़ता, लेकिन इस मर्तबा उसे सिर्फ शुभा की जरूरत थी। ये लड़की उसने मुझे तोहफे में दे दी। उसके साथ कितने आदमी हैं? मैंने एक और सवाल किया। वो दोनों उसके साथ राजस्थान से आए थे, राधन ने जवाब दिया। वो बहुत खतरनाक आदमी है। तुम देशमुख तक नहीं पहुंच सकोगे, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं उसके खिलाफ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देशमुख से तो मैं निमट लूंगा, लेकिन तुम जैसे आरामी को जिंदा छोड़ देना मेरी सरशत में नहीं है। मैंने ये कहने के साथ ही पूरी कुव्वत से उसके नरखरे पर खंजर फेर दिया और उछलकर एक तरफ हट गया। राधन पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था। उसकी कटी हुई शारक से खून फुवारे की तरह उछल रहा था और खड़खड़ाहट की अजीब सी आवाजें खारिज हो रही थी। चंद मिनट बाद वो बेहरकत हो गया। फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। राधन का चेहरा कुछ और भयानक हो गया था। मैं चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर लपक कर बेड के करीब पहुंच गया। बिमला सोनिया पर झुकी हुई थी। उसका एक हाथ बिमला के हाथ में था। बिस्तर की चादर खून में तरबतर थी। मैंने बिमला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत और आंखों में नमी थी। मैंने सोनिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया और नब्ज टटोलने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने हाथ उसके जबड़े के नीचे गले पर रख दिया। मेरी उंगलियां उसके गले को मुख्तलिफ जगहों से टटोलती रही, लेकिन कहीं भी कोई तहरीक महसूस नहीं हुई थी। मैंने हर तरह से इत्मीनान कर लिया। सोनिया में जिंदगी का कोई निशान नहीं रहा था। खंजर का पहला वार सीने में ऐन दिल के मुकाम पर हुआ था और खंजर दस्ते तक सीने में महफूज हो गया था। इस खौफनाक वार के बाद भी वो जिंदा बच जाती तो मुझे हैरत होती। मैंने बिमला की तरफ देखा। उसके जब्त के बंधन टूट गए। आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले और वो मुझसे लिपट कर हिचकियां भरने लगी। मैं भी अपने आंसू जब्त नहीं कर सका। मैंने बड़ी मुश्किल से बिमला को अपने से अलग किया। दूसरे कमरे में बेड से चादर उठाकर सोनिया पर डाल दी। आखिरी मर्तबा उसके चेहरे को देखा और फिर चेहरा भी ढक दिया। हम इससे ज्यादा उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे।